Morning everyone. Today we will be starting with the chapter 5, that is meetings procedure or requisites of a valid meeting. So dear students, switching to the meaning of validity of meeting, किसी भी मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है कंपनी के, उसे हम तभी वैलिड कहेंगे अगर वो प्रॉपर मैनर में कंडक्ट की गई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मीटिंग के लिए कि उसके अंदर एक वैलिड मीटिंग के रिक्विजिट्स होने ज़रूरी हैं और वो मीटिंग कंपनी लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कंडक्ट की जाए। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनीज़ एक्ट है वो डिफ़ाइन करता है प्रोविजंस दैट नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इन कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग द कंपनीज मीटिंग। इसके अलावा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो गाइडलाइंस दी हैं रिलेटेड टू मीटिंग, उन गाइडलाइंस को भी फॉलो करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट स्लाइड गोज़ टू कि एक वैलिड मीटिंग के रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला जो रिक्विजिट है वैलिड मीटिंग का वो है प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी। दिस मीन्स दैट कि अ मीटिंग must be called by an authorized officer of the company. The authority to call a general meeting of shareholder is with company's board of directors, और company's board of directors कभी भी ये मीटिंग को कॉल कर सकते हैं by passing a resolution. In case company's general meeting of shareholders is not called by board of directors, then national company law tribunal भी डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाए, बट वो तभी होगा अगर कंपनी का कोई मेंबर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देगा। नेक्स्ट रिक्विजिट इज़ प्रॉपर नोटिस। नेक्स्ट जो रिक्विजिट है वैलिड मीटिंग का वो ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के उन सबको एक प्रॉपर नोटिस देना होगा मीटिंग का। और एक प्रॉपर नोटिस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो नोटिस है ये एटलीस्ट 21 डेज़ पहले देना होगा इन राइटिंग, चाहे कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करे। ये जो डेज़ हैं वो 21 डेज़ ही रहेंगे, और इन 21 डेज़ में हम वो डे इंक्लूड नहीं करेंगे द डे व्हेन द नोटिस इज़ रिसीव्ड बाय द मेंबर्स और इट इज़ डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द मेंबर्स। अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि आप शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं, यानी कि 21 डेज से भी कम दिन का नोटिस दे सकते हैं इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, अगर इसकी कंसेंट ले ली गई है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, या इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग इफ कंसेंट इज taken to such notice by members who are holding 95% of the paid up share capital of the company and those who have the right to vote. थर्ड रिक्विजिट इज़ प्रोसीजर टू सेंड नोटिस। अब ये जो नोटिस है ये आप मेंबर्स के रजिस्टर्ड एड्रेस पे सेंड करेंगे। अगर मेंबर का कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है इंडिया में तो जो भी एड्रेस उसने कंपनी को दिया है कम्युनिकेशन के लिए उस एड्रेस पे आप ये नोटिस भेजोगे। अगर मेंबर ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपको उसको वो नोटिस अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजा जाए और उसके लिए उसने नेसेसरी अमाउंट कंपनी के पास सबमिट डिपॉजिट करवाया है, तो उस केस में मोड वही रहेगा नोटिस को सेंड करने का। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ नोटिस। तो हर नोटिस जो भी इशू होगा मीटिंग के लिए इट मस्ट क्लैरिफाई द डेट, डे, प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन भी दी जाएगी कि उस मीटिंग में कौन से बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को या डिस्क्रिप्शंस दिया जाएगा कि हम उसमें मीटिंग में एजेंडा क्या है, उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, और ये जो एजेंडा है वो मेंबर्स को भेजना पड़ेगा जो कि उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिफोर दे अटेंड द मीटिंग, सो दैट व्हेन दे कम फॉर द मीटिंग दे हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट मैटर टू बी डेल्ट इन द मीटिंग एंड देन दे कैन डिसाइड देयर कोर्स ऑफ एक्शन। इसी तरह ऑन होम टू सर्व अ नोटिस। तो सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट मीटिंग का जो नोटिस है वो कंपनी के हर मेंबर को दिया जाएगा। डिसीज जो जिसकी डेथ होगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट है तो उस केस में ऑफिशियल लिक्विडेटर को दिया जाएगा या कंपनी के ऑडिटर्स को दिया जाएगा। नोटिस ऑफ द मीटिंग सेक्शन 173 के अंडर मीटिंग का जो नोटिस है
वो इन राइटिंग देना पड़ेगा हर डायरेक्टर को इन इंडिया, और हर उस डायरेक्टर को हु इज़ आउटसाइड इंडिया। और इस नोटिस में हम डेट, टाइम, प्लेस मीटिंग का मेंशन करेंगे बिफोर द मीटिंग। और इवन कई बार ये भी होता है कि कंपनी आर्टिकल्स में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हेल्ड होंगी उसके बारे में भी डिटेल दी होगी इन योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कई बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ये मेंशन होता है कि जो मीटिंग्स हैं दे शुड बी हेल्ड वंस अ मंथ और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले ही रिटर्न है तो उस केस में आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्वारम। क्वारम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नॉम। ये एक अनदर रिक्विजिट है वैलिड मीटिंग का, और क्वारम का मतलब है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग टू बी हेल्ड। तो इसका मतलब है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले ही प्री डिफाइंड होता है, और जब तक ये क्वारम कंप्लीट नहीं होता मीटिंग कंडक्ट नहीं की जा सकती। अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो उसमें जो क्वारम होगा वो होगा 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर। इसके कहने का मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है, या 2 डायरेक्टर्स का, जो भी हायर होगा। और अगर आपने जो नंबर निकाला दैट कम्स लाइक 2/3, तो इट वुड बी टेकन एज 3। नेक्स्ट रिक्विजिट इज़ चेयरमैन, और ये 4th वैलिड मीटिंग का रिक्विजिट है। तो उसमें वो कहता है कि हर मीटिंग में एक चेयरमैन होना चाहिए जो कि मीटिंग को प्रिसीड करेगा और उसकी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेगा। तो अगर कोई प्रोविज़न आर्टिकल में मेंशन नहीं है तो जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होंगे मीटिंग में वो अपने में से किसी को भी एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इलेक्ट कर लेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स। और ये जो चेयरमैन होगा मीटिंग का, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सेटलिंग एनी डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी जो कि मेंबर्स के अंडर अराइज हो सकती है। अगर कोई रिक्विजिट क्वारम नहीं है तो unless the requisite quorum is not there or all matters related to the meeting have been disposed of or the members present in the meeting so demand, then the chairman does not have the right to end or adjourn the meeting। तो अगर quorum complete नहीं होता, या जिस मैटर के लिए वो मीटिंग की गई वो कंप्लीट नहीं हुआ, या मेंबर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी मीटिंग को वाइंड अप ना किया जाए, तो चेयरमैन किसी भी हालत में इस मीटिंग को ना तो एडजर्न कर सकता है और ना ही इसको एंड कर सकता है। तो उसके बाद इसके अलावा एक चेयरमैन के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी डिस्कशन को टर्मिनेट कर सके इन द मीटिंग। ही हैज़ ओनली द राइट टू स्टॉप एनी मेंबर फ्रॉम टेकिंग टू मच टाइम इन स्पीकिंग। बस वो किसी मेंबर को रोक सकता है अगर कोई ज़्यादा समय ले बोलने में इन द मीटिंग। सो नेक्स्ट इज़ मिनट्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट्स। तो मिनट्स का मतलब है जब भी मीटिंग होती है तो उसके प्रोसीडिंग्स का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे बोलते हैं मिनट्स। तो सेक्शन 118 के अंडर कुछ प्रोविजंस हैं जो मिनट्स को गवर्न करते हैं, जैसे कि हर कंपनी के जो मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसको अपने मिनट बुक में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग। और जो भी ये मिनट्स होंगे, चाहे वो मेंबर्स मीटिंग है चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वो उन्हें एक सेपरेट बुक में रखेंगे और उसमें पेज नंबरिंग पेजेस की जाएगी, और हर पेज इस बुक का उस पर साइन किया जाएगा और लास्ट पेज पर डेट और चेयरमैन के साइन किए जाएंगे। हर मिनट बुक पे चेयरमैन के साइन किए जाएंगे। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो उन मिनट्स में डायरेक्टर के नाम भी होंगे जो कि रिजोल्यूशन के लिए एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो चेयरमैन है मीटिंग का, उसके पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन एंड रिगार्ड टू द इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी मैटर इन द मिनट्स। मतलब कि चेयरमैन के पास ये पूरी पावर है कि वो किसी भी उसके डिस्क्रिशन पे है कि मिनट्स में कौन से मैटर्स को इंक्लूड किया जाए या इंक्लूड ना किया जाए। और ये जो मिनट बुक प्रिपेयर होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118। तो अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग को, ये जो हमने ऊपर 5 पॉइंट डिस्कस किए, उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन किया गया तो उस समय हम ये कहेंगे कि मीटिंग इज़ डीम्ड टू बी ड्यूली कॉल्ड एंड हेल्ड।
सो दिस इज़ ऑफ विद द रिक्विजिट्स, जिसमें प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, चेयरमैन, नोटिस होना चाहिए 21 डेज़ का, नोटिस रजिस्टर्ड ऑफिस पे सेंड किया होना चाहिए, पहले ही सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होना चाहिए, नोटिस किसको भेजा जाना है, नोटिस ऑफ मीटिंग, क्वारम, चेयरमैन, मिनट्स। तो ये सब है रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग। नाउ गोइंग टूवर्ड्स अ वोटिंग। अब वोटिंग वर्ड सबको पता है, इसका मतलब वोटिंग का मतलब है टू गिव योर एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन ऑफ असेंट और डिसेंट फॉर और अगेंस्ट एनी प्रपोजल और रिजोल्यूशन। अब मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास किया गया तो आप उसके फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट में हैं, तो यही एक वोटिंग का पर्पस है। तो अब इसमें क्या है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को राइट देता है वोटिंग का, और उसी में रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स भी मेंशन होते हैं कि कंपनी मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पावर्स हैं कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करने के, और दे हैव द राइट टू वोट ऑल्सो। तो एज अ रूल नो कंपनी कैन डिनाई, कोई कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को रोक नहीं सकती वोटिंग के लिए, बट हर शेयर होल्डर का सेम राइट नहीं होता। तो अब जैसे कि एक कंपनी किसी शेयर होल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि वो वोट नहीं करेगा अगर उसने कॉल अमाउंट प्रॉपरली पे नहीं किया शेयर्स के लिए, या फिर अगर एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो और उनसे ज़्यादा हैं उन शेयर होल्डर से ज़्यादा जिनके पास कम शेयर्स हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है शेयर होल्डर को वोट करने के लिए। तो इसी तरह डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास डिफरेंट राइट टू वोट्स हैं कंपनी मीटिंग में। तो जो मेथड ऑफ राइट टू वोट रहेगा वो है बाय शो ऑफ हैंड। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है सेक्शन 107 के अंडर एक जनरल मीटिंग में। तो अगर अ रिजोल्यूशन put to the vote of meeting shall unless a poll is demanded be decided on the show of hand। तो अगर जब तक आपके मेंबर्स डिमांड ना करें तो कोई भी रिजोल्यूशन है वो शो ऑफ हैंड से ही होगा। इस वोटिंग में जो चेयरमैन है वो मेंबर से पूछता है कि अगर आप इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं तो ये रेज योर हैंड, और उसके बाद उनके नंबर ऑफ हैंड्स को काउंट कर लिया जाता है, और उसके बाद जो अपोज करते हैं उनके हैंड्स को काउंट कर लिया जाता है। तो जिनका नंबर ज़्यादा होता है वही रिजोल्यूशन को फॉलो किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। सेकंड इज़ वोटिंग बाय पोल। अगर कंपनी के मेंबर डिससेटिस्फाइड हैं वोटिंग के रिजल्ट से बाय शो ऑफ हैंड्स, तो उसके बाद वो पोल डिमांड कर सकते हैं। तो पोल इवन रिजल्ट अगर शो ऑफ हैंड्स हो चुका है पर उसके रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए, तब भी पोल क्या है डिमांड कर सकते हैं मेंबर्स। तो दीज आर द टू मेथड्स जिसके थ्रू कंपनी में वोटिंग हो सकती है। फर्स्ट इज शो ऑफ हैंड और वोटिंग बाय पोल। अब कुछ लीगल प्रोविजंस है रिगार्डिंग पोल। सबसे पहले डिमांड फॉर पोल। जो मेंबर्स हैं जो पोल की डिमांड करेंगे वो कुछ सर्कमस्टांसेस में करेंगे। अगर कंपनी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल है तो देन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और द प्रॉक्सी वी आर अलाउड and are not and have not less than 1/10 of total voting power or holding shares on which aggregate sum of not less than 5 lakh rupees or such higher amount may be prescribed has been paid up। तो इसका मतलब ये है अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो जो लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पर या जिनकी प्रॉक्सी है और जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स हैं या ऐसे शेयर्स हैं जिनका टोटल अमाउंट 5 लाख से कम नहीं है, 5 लाख है या उससे ज़्यादा है, तो वही पोल डिमांड कर सकते हैं। और बाकी कंपनीज़ में जिनके विच आर नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो कोई भी पर्सन जो प्रेजेंट है या उसकी प्रॉक्सी बट उनका जो शेयर है जिनका उनका टोटल वोटिंग पावर में 1/10 से लेस जो वोटिंग पावर में उनका शेयर है वो नहीं होना चाहिए। तो ये डिमांड ऑफ पूल है, ये कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। जिन्होंने डिमांड की वो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। टाइम ऑफ पूल, तो अगर तो पोल डिमांड किया गया है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट तो वो इमीडिएटली ली जाएगी। अगर पोल किसी और के लिए डिमांड किया गया है बट वो जो जिस चीज़ के लिए डिमांड किया गया दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, देन इट शुड बी टेकन within 48 hours from the time when the demand was made।
थर्ड इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग पास, वोटिंग राइट्स। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन नहीं है, अगर कंपनीज एक्ट में कुछ मेंशन नहीं है, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है वो ये प्रोवाइड कर सकता है कि कोई भी मेंबर अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स विच आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम ऑन विच एनी कॉल्स हैव नॉट बीन पेड। तो मतलब ये है कि जिन मेंबर्स के ने अभी शेयर्स पे कॉल्स पे नहीं की, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट ऑफ मेंबर्स टू यूज़ वोट डिफरेंटली। देखो, ऑन अ पोल विच इज़ टेकन एट द मीटिंग ऑफ अ कंपनी, द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट मोर देन वन वोट और हिज प्रॉक्सी नीड नॉट necessarily cast all his votes in the same manner. In other words, we can say that some members may cast some votes for or others in against. तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन के पास 10 वोट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 वोट्स एक ही के लिए करे, चाहे फेवर के लिए चाहे अगेंस्ट के करे। तो वो कुछ भी नंबर ऑफ वोट फेवर में भी कर सकता है, लाइक 5 अगर उसने फेवर में कर दी तो 5 वो अगेंस्ट में भी कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ टेकिंग पोल। व्हेन देयर इज अ डिमांड फॉर पोल, तो उस समय क्या है, तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग क्या करता है, 2 स्क्रूटनाइजर्स अपॉइंट करता है जो वोट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं और उसके बेस पे वो रिपोर्ट करते हैं। तो जो कंपनी सेक्रेटरी है, ही विल गिव अ वोटिंग कार्ड टू ईच मेंबर, द वन हु हैव द राइट टू वोट। तो जो मेंबर्स है दे विल राइट देयर नेम, द नंबर ऑफ शेयर्स दे होल्ड, and in case the vote is by proxy, then the name of the person on whose behalf he is voting. Then this card, these cards are printed before the poll is held. अब रिजल्ट में क्या है, 2 स्क्रूटनाइजर्स जो अपॉइंट किए गए, एक विल बी अ मेंबर who will not be officer of the employee of the company, और जो इस पोल का रिजल्ट होगा, it will be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. So these are the legal provisions regarding poll. Next is proxy. अब proxy का मतलब होता है authority to act for other. अब section 105 of the Companies Act says that any member who has a right to attend and vote is entitled to appoint another person, whether the person is a member or not, as a proxy to attend and vote on his behalf. तो सेक्शन 105 ये कहता है कि कोई भी मेंबर जिसके पास वोटिंग पावर है और जिसको मीटिंग अटेंड करने की पावर है, वो अपनी जगह पर किसी भी पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है जो कि मीटिंग को अटेंड करेगा और क्या करेगा, वोट करेगा। अब नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या है, कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द प्रॉक्सी। जैसा कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो कोई भी कंपनी का मेंबर जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, ही इज़ ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन 1 प्रॉक्सी टू अटेंड ऑन द सेम ओकेजन। और जो प्रॉक्सी है वो वोट कर सकता है बट पोल में नहीं। और हर नोटिस में जो मीटिंग कॉल करने के लिए दिया जाएगा फॉर अ कंपनी विच हैज़ अ शेयर कैपिटल, देयर शैल बी अ स्टेटमेंट, उसके साथ एक स्टेटमेंट होगी दैट द मेंबर हु हैज़ अ राइट टू अटेंड एंड वोट, वो एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे ये पता चलता है कि हमने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो वैलिडिटी को प्रूव करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी, वो राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई भी इनविटेशन देंगे जो हम टू इनवाइट एनी पर्सन एज प्रॉक्सी, दैट विल बी नॉट एट द कंपनी एक्सपेंस, कंपनी उसका खर्चा नहीं करेगी। और आफ्टर गिविंग 3 days नोटिस टू द कंपनी, मेंबर में इंस्पेक्ट प्रॉक्सीज लॉज विद द कंपनी ड्यूरिंग 24 hours। और सेक्शन 105 के अंडर, पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50 एंड सच नंबर ऑफ शेयर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड
और वैसे इससे रिलेटेड कोई भी कंपनीज एक्ट 1956 में कोई भी प्रोविज़न मेंशन नहीं है. So these are the provisions which are given in your page number 93. So next switching to the e-voting. E-voting बहुत कॉमन है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कहते हैं. ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कंपनी के मेंबर्स को दी जाती है, जिसके थ्रू अपने वोट्स कास्ट कर सकते हैं ऑन द रिजोल्यूशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो इससे शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है हु आर लिविंग फार अवे कि जहाँ कहीं भी हैं वो कंपनी के डिसीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू प्रोविजन रिगार्डिंग द वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अंडर सेक्शन 108. तो ये जो रूल्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे टू दोज कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन SME प्लेटफॉर्म, या वो कंपनीज जिनके पास 1000 मेंबर्स से कम मेंबर्स हैं. तो ये रूल्स बाकी कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल होंगे जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं और जिनके पास 1000 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जिन्होंने रिजोल्यूशन लेना है जनरल मीटिंग में, या जहाँ पर मीटिंग का नोटिस इशू हो चुका है ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल आफ्टर अमेंडमेंट. तो ई वोटिंग जो है दैट विल ओपन फॉर नॉट लेस देन 1 डे. एक दिन से कम के लिए ई वोटिंग नहीं ओपन होगी और 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगी. दैट मीन्स मिनिमम पीरियड इज़ 1 डे एंड मैक्सिमम इज़ 3 डेज़. ठीक है, तो इसका मतलब जो ई वोटिंग है वो 3 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, दैट टू बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. अब प्रोसेस क्या रहता है हमारा ई वोटिंग का. जो भी लिस्टेड कंपनीज़ है या वो कंपनीज़ है हु आर हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स, वो किसी भी एजेंसी को चूज़ करेंगे ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के लिए. तो कंपनीज थ्रू इट्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, जिसे आप RTA कहते हो, वो ई वोटिंग शेड्यूल सेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, और जो कंपनी है वो रिजोल्यूशन को अपलोड करेगी ऑन विच वोटिंग इज़ रिक्वायर्ड. एंड उसके बाद ये जो कंपनी है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर भी अपलोड कर देगी अपनी वेबसाइट पे. तो फिर उसके बाद CSDL या NSDL वो एक पासवर्ड जनरेट करेंगे फॉर ईच शेयर होल्डर, एंड दे विल प्रिंट द सेम पासवर्ड इन अ सिक्योर्ड मैनर एंड दिस विल बी सेंड टू ईच शेयर होल्डर्स. और फिर ये कंपनी क्या करेगी, इस पासवर्ड को कम्युनिकेट कर देगी. और जब वोटिंग पीरियड दैट इज़ 3 डेज़ ओवर हो जाएगा तो ये ई वोटिंग सिस्टम स्क्रूटनाइजर्स को दे दिया जाएगा और वो फिर इसके बेस पे एक रिपोर्ट को तैयार करेंगे. अब ई वोटिंग के एडवांटेजेस भी हैं. इससे क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे कि हमें वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर या बैलेट वोट्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज़ हो जाते हैं बिकॉज देन वोट फ्रॉम देयर होम. उसके बाद इट इज़ अ सिक्योर्ड सिस्टम ऑफ वोटिंग. तो और हमें फ़िज़िकल बैलेट पेपर्स को स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है. उसके बाद प्रॉपर काउंटिंग ऑफ आपकी वोट भी हो जाती है. रिज़ल्ट्स बहुत कम टाइम में डिक्लेयर हो जाता है. फिर सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन आपको प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करना. और आप अगर शेयर होल्डर ने एक बार अपना वोट एक्सरसाइज कर दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको मॉडिफाई कर सके. आप डिफरेंट कंपनीज़ के लिए वोट कर सकते हैं सेम टाइम पे. ट्रांसपेरेंसी है और पार्टिसिपेशन इंक्रीज तो है ही है. अब इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. यूज़र ID पासवर्ड का मिसयूज़ हो सकता है अगर वो किसी रॉन्ग हैंड्स में चला जाए. फिर अभी तक ई वोटिंग के सिस्टम के बारे में शेयर होल्डर्स को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, तो मैनिपुलेशन हो सकती है अगर पूरा जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉट डन केयरफुली. उसके बाद अगर रजिस्ट्रार करेक्ट डाटा ऑफ शेयर होल्डर प्रोवाइड नहीं करता और या उस एजेंसी को प्रोवाइड नहीं करता जिनके पास ई वोटिंग प्लेटफॉर्म है, तो शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, वो वोट नहीं कर सकते. उसके बाद दिस मीन्स दैट हमें करेक्ट डाटा ऑफ शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा. और इन केस अगर शेयर होल्डर ने एक बार वोट कर दी तो ही कैन नॉट मॉडिफाई द कास्टेड वोट. तो ये काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस हैं. सो हेयर वी आर ऑफ विद द चैप्टर 5 और हमने इसमें डिस्कस किया कि एक वैलिड मीटिंग क्या होती है,
वैलिड मीटिंग को वैलिड कहने के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स होने चाहिए, वोटिंग क्या होता है, लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पोल क्या है, प्रॉक्सी क्या हुआ है, ई वोटिंग क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, और एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. सो ई वोटिंग टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप इसको अपने चैप्टर के साथ कोरिलेट करके अच्छे से पढ़ लें. एनी क्वेरीज और डाउट्स आर वेलकम्ड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.